नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत पर बिहार स्पेशल बुलेटिन। खबरों में आगे बढ़ें इसके पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमित शाह, नीतीश और ओवैसी एक्शन में, उम्मीदवारों के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू। किसने दिया नारा 2025 फिर से नीतीश? क्या बिहार में शुरू हुआ रिवर्स माइग्रेशन? प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस। बिहार के मजदूरों को बड़ी मदद का ऐलान और चुनाव की घड़ी, कल्याणकारी योजनाओं की लगी झड़ी। बिहार की चुनावी राजनीति में अब गर्मी तेज हो गई है। एक ओर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह 27 सितंबर को बिहार दौरे पर आने वाले हैं। तीनों नेताओं की सक्रियता से साफ है कि चुनावी शंखनाद हो चुका है। ओवैसी सीमांचल में अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार मजदूरों और गरीबों को राहत पैकेज देकर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं, जबकि भाजपा जातीय समीकरण के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों और मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में जुटी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले 2 महीनों में बिहार की राजनीति और भी गर्म होगी। जनता के सामने विकास, रोजगार और जातीय समीकरण 3 बड़े मुद्दे बनेंगे। 2025 का विधानसभा चुनाव केवल नेताओं की रैलियों का नहीं, बल्कि बिहार की दिशा और दशा तय करने वाली लड़ाई का चुनाव है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल क्षेत्र में अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। ओवैसी 24 सितंबर से 4 दिन की सीमांचल न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस दौरान वो किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जिलों में जनसभाएं और रोड शोज करेंगे। ओवैसी ने दावा किया कि सीमांचल की जनता विकास से वंचित है। यहाँ बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है और यही कारण है कि इस इलाके के लिए अलग से न्याय की जरूरत है। यात्रा का मकसद इन्हीं मुद्दों को उठाना और जनता को भरोसा दिलाना है कि उनकी आवाज विधानसभा तक पहुंचाई जाएगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल से 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। भले ही बाद में 4 विधायक पार्टी से अलग हो गए, लेकिन मुस्लिम और पिछड़ी जातियों के बीच पार्टी का असर आज भी कायम है। यही वजह है कि ओवैसी एक बार फिर सीमांचल को अपनी राजनीति का केंद्र बनाने में जुटे हैं। ओवैसी की पार्टी के गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी राष्ट्रीय जनता दल और अन्य छोटे दलों के साथ तालमेल की संभावनाएं तलाश रहे हैं। अब यदि बात नहीं बनी तो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह 27 सितंबर को बिहार का दौरा करेंगे। वो पटना समेत 3 जिलों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। अमित शाह का मुख्य फोकस प्रत्याशियों के चयन, बूथ प्रबंधन और चुनावी रणनीति पर रहेगा। वो अलग अलग जोन के प्रभारी नेताओं से रिपोर्ट लेंगे और आगामी रोड मैप तय करेंगे। भाजपा ने बिहार को कई हिस्सों में बांटकर चुनावी तैयारियों को चरणबद्ध तरीके से मजबूत किया है। शाह के आने से कैडर को उत्साह मिलेगा और संगठन को मजबूती मिलेगी। भाजपा इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है और किसी भी हाल में सत्ता से बाहर नहीं होना चाहती। जनता दल यूनाइटेड सांसद लवली आनंद ने जहानाबाद की चुनावी सभा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2025 में नारा है 2025 फिर से नीतीश, यानी नीतीश कुमार ही एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण में ऐतिहासिक काम किया है। बिहार की जनता विकास चाहती है और इसका चेहरा नीतीश कुमार ही है। हालांकि उनका बयान उस समय आया जब लवली आनंद के पति आनंद मोहन के भूरा बाल वाले विवादास्पद बयान से सियासी हलचल मची हुई है। विपक्षी दलों ने इस टिप्पणी को जातीय राजनीति भड़काने वाला बताया। लवली आनंद ने सफाई देते हुए कहा कि भूरा बाल को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने कहा ये कोई जातीय टिप्पणी नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक नारा है। जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले ऐसे बयानों से राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो सकता है। एक और जनता दल यूनाइटेड इसे नीतीश विकास मॉडल बताकर पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसे जातीय राजनीति का नया रूप बता रहा है। स्पष्ट है कि 2025 फिर से नीतीश नारे के साथ जनता दल यूनाइटेड चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रहा है। बिहार सरकार ने दावा किया कि राज्य में रिवर्स माइग्रेशन यानी उल्टा पलायन शुरू हो गया है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की 81वीं वार्षिक बैठक में कहा कि अब लोग राज्य छोड़कर बाहर नहीं जा रहे, बल्कि वापस लौट रहे हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। नए औद्योगिक क्लस्टर, बिजली और परिवहन सुविधा और निवेशकों को आकर्षित करने वाली नीतियों का असर अब दिखने लगा है। मंत्री नीतीश मिश्रा का दावा है कि राज्य अब क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की दिशा में अग्रसर है और रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि ग्राउंड रियलिटी अभी भी अलग है। लाखों युवाओं को काम की तलाश में दिल्ली, पंजाब, गुजरात और मुंबई जाना पड़ रहा है। सवाल ये भी है कि क्या ये रिवर्स माइग्रेशन का दावा चुनावी जुमला है या हकीकत। लेकिन ये साफ है कि सरकार चुनाव से पहले विकास का मुद्दा केंद्र में लाना चाहती है। बिहार की राजनीति में उस समय बड़ा बवाल मच गया जब राज्य के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस थमा दिया। हाल ही में पीके ने सार्वजनिक मंच से चौधरी पर भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इसके जवाब में चौधरी ने कहा कि अगर प्रशांत किशोर एक हफ्ते के अंदर सबूत पेश नहीं करते तो अदालत में आपराधिक और दीवानी दोनों कार्रवाई करेंगे। नोटिस में साफ लिखा गया है कि झूठे आरोपों ने चौधरी की राजनीतिक और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाया है। वहीं प्रशांत किशोर ने पलटवार करते हुए कहा कि सच परेशान कर सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता। प्रशांत किशोर लगातार सत्ता पक्ष पर हमले बोल रहे हैं और जनता के बीच खुद को विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के करीब 16 लाख पंजीकृत निर्माण मजदूरों को कुल 802 करोड़ रुपए की नगद सहायता दी जाएगी। ये राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि ये मदद मजदूर वर्ग की आर्थिक परेशानी कम करेगी। वो समाज के सबसे कमजोर वर्ग हैं जिन्हें अस्थायी रोजगार, कम वेतन और असुरक्षा झेलनी पड़ती है। राजनीतिक दृष्टि से ये घोषणा बेहद अहम मानी जा रही है। चुनाव से ठीक पहले ऐसे कदम सीधे तौर पर गरीब और मजदूर तबके के वोट बैंक को प्रभावित करते हैं। जनता दल यूनाइटेड और भाजपा इसे सरकार की संवेदनशीलता के रूप में पेश कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने इस कदम को चुनावी लॉलीपॉप बताया है। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि 20 साल से सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश सरकार मजदूरों की स्थायी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई। फिलहाल मजदूर वर्ग इस योजना से खुश नजर आ रहा है और ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर मतदान के समय कितना दिखता है। आइए आपको बताते हैं बिहार सरकार की कुछ और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। बिहार में राशन कार्ड बनवाने का सुनहरा मौका है। बिहार सरकार ने उन सभी पात्र लोगों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है जिन्हें अभी तक राशन कार्ड नहीं मिल पाया है। 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे राज्य में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान हर पंचायत मुख्यालय में राशन कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंप में आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अधिकारी मौके पर ही कंप्यूटर और लैपटॉप के जरिए आवेदन लेंगे और तुरंत उसकी रसीद देंगे। इससे लोगों को जो बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे थे वो नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन की जांच के बाद योग्य लोगों को राशन कार्ड दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन से वंचित न रहे। इसके अलावा बिहार सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का विशेष फंड जारी किया है। इसके तहत किसानों को जैविक खाद, बीज और प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये योजना खासकर मिथिलांचल और मगध क्षेत्र में लागू की जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने हर जिले में मोबाइल हेल्थ वैन शुरू करने का फैसला लिया है। ये वैन हफ्ते में 2 बार गाँव में जाकर मुफ्त जांच और दवाइयाँ देगी। खासकर गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन सभी योजनाओं को नीतीश कुमार मंत्रिमंडल ने इस हफ्ते मंजूरी दी है। तो ये थी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। ऐसी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।